एक 24 साल की पढ़ी लिखी युवा महिला और शादी का बजट करीब 1 करोड़ रुपए। बाप रे, 1 करोड़। हाँ बिल्कुल, मतलब चमकती हुई नई स्कॉर्पियो एसयूवी, भारी मात्रा में सोना और नगद। अगर आप बाहर से देखें तो ये एक बेहद सफल और संपन्न परिवार की बिल्कुल एक आदर्श शादी लगती है। हाँ, देखने में तो ऐसा ही लगेगा। लेकिन शादी के 6 महीने से भी कम समय के अंदर इस लड़की की बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं ना कि दहेज जैसी जो कुप्रथा है वो सिर्फ अशिक्षित या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, सिर्फ उनकी समस्या है। बिल्कुल, हमें लगता है कि अच्छी शिक्षा और पैसा महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। सही कहा। लेकिन जो ग्रेटर नोएडा का ये दीपिका नागर केस है, हाँ ये इस सोच को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ कोई समाचार दोहराना नहीं है। हम एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू का एक्शन है, इन सब का गहराई से विश्लेषण करेंगे। क्योंकि देखिए, ये केस एक बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने लाता है। आज के आधुनिक समाज में एक उच्च शिक्षा की डिग्री दुल्हन को सुरक्षा नहीं देती, बल्कि वो दूल्हे के प्राइस टैग यानी उसकी कीमत बढ़ाने का एक जरिया बन चुकी है। मतलब ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि असल में दीपिका नागर कौन थी। दस्तावेजों के मुताबिक वो ग्रेटर नोएडा के कुड़ी खेड़ा की रहने वाली थी। जी। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबसे खास बात यह है कि वो एक इंटीग्रेटेड बीए बीएड ग्रेजुएट थी। मतलब कोई ऐसी महिला नहीं जो अपने अधिकारों से बिल्कुल अनजान हो। बिल्कुल, वो काफी पढ़ी लिखी थी। और दिसंबर 2024 में उनकी शादी जलपुरा के ऋतिक नागर से हुई। अब ऋतिक खुद 25 साल का है, एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और वकालत यानी एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। तो दोनों ही पक्ष काफी शिक्षित थे। हाँ, और यहाँ हैरानी इसी बात की होती है कि जब दोनों पक्ष इतने शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न थे, तो ये रिश्ता इस कदर खौफनाक कैसे हो गया? देखिए, इसका जवाब ना दहेज इन्फ्लेशन यानी दहेज की महंगाई से जुड़े रिसर्च पेपर्स में मिलता है। हम अक्सर शादी को एक सामाजिक संस्कार मानते हैं, लेकिन आज के उच्च मध्य वर्ग में ये धीरे धीरे एक कॉरपोरेट मर्जर या कहें कि व्यापारिक सौदे का रूप ले चुका है। अच्छा। एक कॉरपोरेट मर्जर की तरह। हाँ बिल्कुल। इस मर्जर में लड़के की डिग्री, उसका करियर और उसकी पारिवारिक संपत्ति एक स्टॉक वैल्यूएशन की तरह काम करती है। शादी के बाजार में लड़का जितना पढ़ा लिखा होगा ना, उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। समझ रहा हूँ। और दीपिका के मामले में भी बिल्कुल यही हुआ। उनके परिवार ने शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए, एक स्कॉर्पियो, 12 लाख नकद और भारी गहने। लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे ये मांग नहीं बल्कि एक्सटॉर्शन या वसूली का कोई एंडलेस मॉडल बन गया हो। क्योंकि एफआईआर बताती है कि शादी के तुरंत बाद ही एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और 45 से 51 लाख रुपए नकद की अतिरिक्त मांग शुरू हो गई, जो कि बहुत ही भयानक है। मुझे यहाँ 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में एक सवाल पूछना है। अगर हमारा कानून दहेज लेने और देने दोनों को अपराध मानता है, तो ये 1 करोड़ रुपए का लेन देन खुलेआम कैसे हो गया? क्या यह कोई बहुत बड़ी कानूनी खामी है? हाँ, ये कानून में एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिसे स्वेच्छा से दिए गए उपहार या गिफ्ट्स कहा जाता है। अच्छा, गिफ्ट्स के नाम पर? जी। 1961 के अधिनियम के तहत शादी के समय बिना किसी मांग के दिए गए उपहारों को दहेज की श्रेणी से बाहर रखा गया है। और इसी उपहार शब्द का इस्तेमाल करके जो अमीर परिवार हैं, वो अपनी सामाजिक हैसियत दिखाने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं। तो शुरुआत में ये 1 करोड़ का खर्च उपहार और परंपरा के नाम पर ही किया गया होगा। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये है कि ये ट्रांजैक्शनल माइंडसेट कभी एक जगह रुकता नहीं है। एक बार जब आप इस मांग को पूरा कर देते हैं ना, तो सामने वाले का लालच बढ़ जाता है और वो उपहार से बदलकर सीधे ब्लैकमेल और प्रताड़ना का रूप ले लेता है। बाप रे। और ये प्रताड़ना सिर्फ मानसिक या आर्थिक नहीं थी। जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि दीपिका ने शादी के इन कुछ महीनों के भीतर ही मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के चलते 2 बार एबॉर्शन झेले थे। ये बहुत ही दर्दनाक है। उसका शरीर शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन फिर भी उस पर घर का सारा काम अकेले करने का भारी दबाव डाला जाता था। देखिए, ये एक तय पैटर्न है जिसे साइकोलॉजी में कंट्रोल मैकेनिज्म कहा जाता है। कंट्रोल मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है? जब कोई महिला पढ़ी लिखी और सक्षम होती है ना, तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए अक्सर उसे उसकी बेसिक रिकवरी या आराम से वंचित कर दिया जाता है। मतलब उसे जानबूझकर थकाया जाता है। हाँ,
उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि उसकी हैसियत सिर्फ इस बात से तय होती है कि वो कितना काम कर सकती है और उसके मायके वाले और कितनी संपत्ति भेज सकते हैं। ये कंट्रोल मैकेनिज्म किस हद तक क्रूर हो सकता है, ये दीपिका के आखिरी 24 घंटों की टाइमलाइन से साफ होता है। रविवार 17 मई का दिन। जो घटनाक्रम सामने आए हैं उसके अनुसार दोपहर 12 बजे दीपिका ने अपने पिता संजय नागर को रोते हुए फोन किया और बताया कि दहेज के लिए उसके साथ फिर से मारपीट की जा रही है। और इसके बाद शाम 7 बजे दीपिका के पिता और उनके चाचा बाबू प्रधान बेटी के ससुराल जलपुरा पहुंचते हैं ताकि मामले को बातचीत से सुलझाया जा सके। जी। लेकिन वहां सुलह होने के बजाय बात और बिगड़ जाती है। ससुराल वालों का रवैया बेहद आक्रामक था। रात 11 बजे पिता अपनी बेटी को उसी घर में छोड़कर वापस लौट आते हैं। रुको, यहीं से कहानी का सबसे अहम और डरावना हिस्सा शुरू होता है। पिता रात 11 बजे वहां से निकलते हैं और रात 12:30 बजे ससुर का फोन आता है कि दीपिका छत से गिर गई है। जी, महज 1.5 घंटे के अंदर। हाँ, ये जो महज 1.5 घंटे का अंतर है, रात 11 बजे से 12:30 बजे तक, इस मिसिंग विंडो में आखिर क्या हुआ? क्या कोई चश्मदीद है जो इस समय के बारे में कुछ बता सके? हाँ बिल्कुल, क्राइम सीन पर एक चश्मदीद गवाह है, गुलजार चौधरी। उसका बयान दर्ज किया गया है। अच्छा, उसने क्या देखा? गुलजार के मुताबिक रात ठीक 12:30 बजे उसने एक बहुत तेज आवाज सुनी, जैसे कुछ भारी चीज जमीन पर गिरी हो। जब वो भागकर बाहर आया तो उसने दीपिका को जमीन पर औंधे मुंह पड़े देखा। बाप रे! और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने दीपिका के पति ऋतिक को तुरंत छत से भागते हुए नीचे आते देखा। ऋतिक छत से नीचे भाग रहा था। हाँ, गुलजार का कहना है कि वो परिवार के आपसी विवादों से अनजान था, लेकिन उस रात का मंजर साफ इशारा कर रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अगर हम ऋतिक के छत से नीचा भागने वाली बात को एक पल के लिए किनारे भी रख दें, तो इस घटना के तुरंत बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा संदिग्ध है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए ये एक दुर्घटना थी या जैसा कि ससुराल वालों का दावा है कि ये आत्महत्या थी, तो किसी भी इंसान की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? पीड़ित को सबसे नजदीकी अस्पताल ले जाना, राइट? हाँ, यही लॉजिकल है। उनके घर से यथार्थ अस्पताल मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन ससुराल वालों ने क्या किया? उन्होंने पड़ोसी मनोज प्रधान की गाड़ी ली और दीपिका को 20 किलोमीटर दूर शारदा अस्पताल लेकर गए। 20 किलोमीटर दूर। देखिए, ये जो तथ्य है ना, ये जांच का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्रिमिनोलॉजी में जब अपराधी किसी नजदीकी और सुलभ मेडिकल सुविधा को छोड़कर दूर के अस्पताल का रुख करते हैं, तो इसके पीछे 2 मुख्य कारण होते हैं। वो क्या है? पहला, बाइंग टाइम यानी समय खरीदना, ताकि वे रास्ते में आपस में अपनी कहानी गढ़ सकें। कि पुलिस को क्या बोलना है। बिल्कुल। और दूसरा, स्थानीय पुलिस या उन डॉक्टरों से बचना जो शायद परिवार को पहले से जानते हों या जो तुरंत पुलिस को सही जानकारी दे सकें। 20 किलोमीटर का सफर तय करने का सीधा मतलब है कि ये सिर्फ एक भावनात्मक आवेग में उठाया गया कदम नहीं था। मतलब ये कोई सोची समझी रणनीति हो सकती है सबूतों को मैनेज करने की। हाँ, इसकी बहुत अधिक संभावना है। इसके अलावा पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें दीपिका छत से गिरती हुई नजर आ रही है और गिरते वक्त वो बाहर लगे बिजली के तारों से टकराती है। ससुराल वाले इसी फुटेज को आधार बनाकर इसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बयानों में बहुत भारी विरोधाभास है। जी, लेकिन जब इंसान खामोश कर दिया जाता है ना, और जब गवाहियां बदलने लगती हैं, तो एक ऐसा गवाह होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। आप शरीर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। फोरेंसिक पैथोलॉजी में यह माना जाता है कि शरीर का हर घाव, हर निशान अपने आप में एक पूरा दस्तावेज होता है, और दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो इस केस की दिशा पूरी तरह से बदल दी है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विवरण वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जो मेडिकल डेटा सामने आया है उसके अनुसार दीपिका के दिमाग के बीच और बाईं ओर हेमेटोमा यानी खून का थक्का पाया गया है। जी। उसका लिवर, स्प्लीन और दाहिनी किडनी फटी हुई थी। ये सब तो खैर इतनी ऊंचाई से गिरने के प्रभाव से हो सकता है, लेकिन जिस चीज ने पुलिस को हत्या का केस दर्ज करने पर मजबूर किया वो थी एंटीमॉर्टम चोटें। हाँ, ये सबसे क्रूशियल सबूत है। मेडिकल साइंस में एंटीमॉर्टम इंजरीज का मतलब होता है वो चोटें जो मृत्यु से पहले यानी शरीर के जीवित रहते हुए लगी हों। मतलब गिरने से पहले की चोटें। बिल्कुल। गिरने से जो चोटें लगती हैं उनका पैटर्न एकदम अलग होता है, लेकिन दीपिका के दाहिने हाथ के कोहनी के जोड़ के पास दाहिनी जांघ और पिल्विक बोन पर गोल नीले निशान पाए गए हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में कंट्यूशंस कहते हैं। अच्छा। इसके अलावा छाती और पेट पर खरोंच के निशान भी हैं। तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि छत से गिरने से पहले दीपिका के साथ हाथापाई हुई थी
क्योंकि पिता संजय नागर ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को स्क्रू ड्राइवर या चाकू से मारा गया और फिर छत से फेंका गया। क्या ये निशान उस दावे को सही साबित करते हैं? हाँ, काफी हद तक। ये नीले निशान साफ तौर पर ब्लंट फोर्स आघात यानी किसी भारी वस्तु या मुक्कों से की गई मारपीट का नतीजा है। ये खरोंचें संघर्ष का संकेत देती हैं। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले खुद को ऐसी जगहों पर नीले निशान नहीं देता। बिल्कुल नहीं। ये सबूत केस को सीधे तौर पर आत्महत्या के नैरेटिव से निकालकर क्रूरता और हत्या की ओर ले जाते हैं। और इसीलिए डॉक्टरों ने मौत का अंतिम कारण अभी सुरक्षित रखा है और दीपिका का विसरा जांच के लिए भेजा है। कई बार ना लोग विसरा जांच को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इन शारीरिक चोटों के साफ होने के बावजूद विसरा को प्रिजर्व करने का क्या औचित्य है? देखिए, विसरा शरीर के आंतरिक अंगों जैसे लिवर, पेट और आंतों का हिस्सा होता है। इसे इसलिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट तैयार की जा सके। जहर की जांच के लिए? जी, ये फॉरेंसिक साइंस का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसका मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि कहीं महिला को छत से फेंकने से पहले कोई जहरीला पदार्थ या अत्यधिक नींद की गोलियां तो नहीं दी गई थी ताकि वो विरोध ना कर सके। बाप रे! फोरेंसिक सबूतों के साफ इशारे के बाद सिस्टम ने किस तरह से काम किया, ये समझना भी बहुत जरूरी है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 85 और 80 क्लॉज 2 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई हैं। यहाँ ये ध्यान देना दिलचस्प है कि पुलिस ने नए कानूनों यानी बीएनएस का इस्तेमाल किया है। हाँ, पुरानी आईपीसी की जगह। बिल्कुल, पुरानी आईपीसी की धारा 498A जो क्रूरता के लिए थी और 304B जो दहेज हत्या के लिए थी, उनकी जगह अब बीएनएस 85 और 80 क्लॉज 2 ने ले ली है। इससे जांच में क्या फर्क पड़ता है? नए कानूनों में शब्दों को अधिक स्पष्ट किया गया है और जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जैसे कि सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स, उनको और अधिक तवज्जो दी गई है। पुलिस ने इस मामले में दीपिका के पति ऋतिक और ससुर मनोज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एफआईआर में कुल 7 लोगों के नाम हैं। पति और ससुर के अलावा सास, ननद और 3 अन्य रिश्तेदार अभी भी फरार हैं। जी, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी कार पर ताला लगा दिया है, सभी के फोन स्विच्ड ऑफ हैं और उन्हें ट्रैक करने के लिए पुलिस की 5 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। 5 टीमें? ये तो काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन है। हाँ, वैसे ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है ना कि पुलिस की जांच कुछ समय बाद ढीली पड़ जाती है या लोकल स्तर पर राजनीतिक दबाव काम कर जाता है। लेकिन इस केस में एक ऐसा दखल हुआ है जिसने इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया है। आप राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहटकर ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसे लीगल भाषा में सुओ मोटो कॉग्निसेंस कहते हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक सख्त पत्र लिखा है और 7 दिन के भीतर एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट या जिसे एटीआर कहते हैं वो सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन का अल्टीमेटम, ये प्रशासन पर भारी दबाव बनाता है। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर जब हम न्यूज में एक्शन टेकन रिपोर्ट सुनते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होगी। तकनीकी रूप से इस रिपोर्ट में क्या-क्या मांगा जाता है जिससे पुलिस पर असल दबाव बनता है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। एक्शन टेकन रिपोर्ट कोई साधारण चिट्ठी नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी टूल है। अच्छा, इसमें क्या-क्या शामिल होता है? जब एनसीडब्ल्यू ये रिपोर्ट मांगता है ना, तो स्थानीय पुलिस को हर उस सवाल का लिखित और दस्तावेजी सबूत देना होता है जो जांच के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, उन्हें बताना होगा कि सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई और बाकी 5 को पकड़ने के लिए अब तक क्या तकनीकी सर्विलेंस इस्तेमाल किया गया है। तकनीकी सर्विलेंस मतलब जैसे फोन टैपिंग या लोकेशन ट्रेसिंग? हाँ, जैसे टावर डंप डेटा या सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल। क्या ये रिपोर्ट्स पिछले रिकॉर्ड्स को भी खंगालने को कहती है? मतलब क्या पुलिस को ये बताना होता है कि पहले कभी शिकायत हुई थी या नहीं? बिल्कुल बताना होता है। इस एटीआर में पुलिस को ये स्पष्ट करना होता है कि क्या दीपिका ने अतीत में कभी घरेलू हिंसा की कोई पुलिस या हेल्पलाइन शिकायत की थी, और अगर हाँ, तो उस वक्त पुलिस का रिस्पॉन्स क्या था। ये तो पुलिस की पुरानी कमियों को भी उजागर कर सकता है। सही कहा। इसके अलावा फोरेंसिक सबूतों को किस तरह से कलेक्ट और सील किया गया है, उसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी बतानी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण कि पीड़ित परिवार को क्या कानूनी सहायता दी जा रही है और गवाहों की सुरक्षा की क्या स्थिति है। मतलब ये रिपोर्ट सुनिश्चित करती है कि स्थानीय स्तर पर कोई भी दबाव जांच को भटका ना सके। बिल्कुल, एनसीडब्ल्यू का ये दखल बहुत क्रूशल है। ये कानूनी सुरक्षा तंत्र तो अपनी जगह है, लेकिन
इस पूरी प्रक्रिया के बीच जो एक परिवार गुजर रहा है, उसका दर्द किसी भी कानूनी दस्तावेज में दर्ज नहीं किया जा सकता। हाँ, परिवार की जो मानसिक स्थिति है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। दीपिका के परिवार के बयान उस भारी मानसिक संताप को दर्शाते हैं। उनकी बहन सारिका ने मीडिया को बताया कि कैसे 2 एबॉर्शन के बाद भी दीपिका पर एक मशीन की तरह काम करने का दबाव था। ये सुनकर ही बहुत तकलीफ होती है। और दीपिका के जीजा अंकित बैसला ने तो सिस्टम को सीधी चेतावनी दी है कि अगर बाकी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो पूरा परिवार डीसीपी ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगा। उनका कहना था, हमने उनकी प्रताड़ना के कारण अपना एक इंसान खो दिया है। और देखिए, ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है। जब हम इस घटना को बड़े पैमाने पर देखते हैं ना, तो ये एक गहरा राष्ट्रीय संकट है। वो कैसे? अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा देखें तो भारत में हर साल लगभग 5,737 दहेज हत्याएं दर्ज की जाती हैं। 5,737? जी, इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में हर दिन औसतन 15 महिलाओं की मौत दहेज के कारण हो रही है। और विडंबना देखिए कि मेट्रो शहर, खासकर दिल्ली एनसीआर, इस सूची में सबसे ऊपर है। बाप रे, हर दिन 15 मौतें! ये आंकड़ा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, जो रिपोर्ट ही नहीं होते वो तो अलग हैं। जिन दस्तावेजों का हम आज अध्ययन कर रहे हैं, उनमें एक और केस का जिक्र है जो दीपिका के मामले से बहुत ही डरावने तरीके से मेल खाता है। भोपाल का त्विषा शर्मा केस। हाँ, वो भी हाल ही की घटना है। त्विषा एक MBA ग्रेजुएट थी, मॉडल थी, और उनकी शादी समर्थ सिंह नाम के एक वकील से हुई थी, जिनकी मां खुद एक रिटायर्ड जज हैं। त्विषा की भी इसी 12 मई को अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 12 मई को। वहां भी फांसी लगाने की बात कही गई, लेकिन फोरेंसिक जांच में भारी खामियां सामने आ रही हैं। हाँ, त्विषा के केस में जो नायलॉन बेल्ट मौत का कारण बताई गई, वो पुलिस ने फोरेंसिक टीम को सौंपी ही नहीं थी। ये तो घोर लापरवाही है। बिल्कुल। आप दोनों मामलों में समानताएं देखिए। दोनों लड़कियां पढ़ी लिखी थीं, दोनों के परिवार संपन्न थे, दोनों के पति कानून के जानकार थे, एक LLB का छात्र और एक प्रैक्टिसिंग वकील। हाँ, भीतर हो गई। ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि शिक्षा या आर्थिक आजादी महिलाओं को इस सिस्टमैटिक अब्यूज से नहीं बचा पा रही है। क्योंकि जो व्यवस्था उन्हें प्रताड़ित कर रही है वो खुद कानून की बारीकियों को जानती है। एकदम सही। शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर एक अभूतपूर्व उबाल देखने को मिल रहा है। इंस्टाग्राम से लेकर X तक लोग सिर्फ न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पूरी टॉक्सिक फैमिली एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये एक तरह का विद्रोह है। देखिए, विद्रोह इसलिए है क्योंकि हर वो महिला जो नौकरी कर रही है, जो पढ़ रही है, वो दीपिका या त्विषा में खुद को देख पा रही है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि दहेज अब सिर्फ नकद लेन देन तक सीमित नहीं है। तो अब इसका नया रूप क्या है? अब ये शादी के बाद महिलाओं के वेतन पर नियंत्रण, महंगे गिफ्ट्स की उम्मीद और उनके आत्मसम्मान को कुचलने वाले तानों में बदल चुका है। तो जब हम इन सभी सबूतों, वो CCTV फुटेज, वो खौफनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस की ढीली शुरुआती कार्यवाही और NCW के कड़े दखल, इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? न्याय प्रणाली अपना काम कर रही है, FIR दर्ज हो गई हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन ये सब तो नुकसान होने के बाद की प्रतिक्रिया है ना? बिल्कुल, मौत तो हो चुकी है। देखिए, पुलिस या कानून हर घर के बेडरूम या किचन में जाकर ये नहीं देख सकते कि वहां किस तरह की मानसिक या शारीरिक क्रूरता चल रही है। कानून तब लागू होता है जब अपराध हो चुका होता है। सही कहा। लेकिन इसे रोकने के लिए हमें अपनी सामाजिक कंडीशनिंग को बदलना होगा। परिवार को ये समझना होगा कि उनकी बेटी की जिंदगी किसी भी झूठे सामाजिक रुतबे, किसी गाड़ी या गहनों से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर रिश्ता शोषण का रूप ले रहा है तो लड़कियों को बिना किसी सामाजिक शर्म के उस रिश्ते से बाहर निकलने का पूरा समर्थन मिलना चाहिए। इस पूर्ण चर्चा के अंत में एक बहुत ही बुनियादी और झकझोरने वाले विचार पर ध्यान देना जरूरी है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हम रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल। हम मंगल ग्रह पर कॉलोनियां बसाने की योजना बना रहे हैं। हमारी डिग्रियां ग्लोबल हो चुकी हैं। लेकिन उसी समाज के भीतर बंद दरवाजों के पीछे आज भी एक महिला की जिंदगी की कीमत इस बात से तय की जा रही है कि वो अपने मायके से कितनी गाड़ियां और कितना कैश लेकर आई है। ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर हमारी सारी आधुनिक शिक्षा,
हमारी सारी तकनीकी प्रगति और हमारी आर्थिक तरक्की हमें इस सौदेबाजी की मानसिकता से बाहर नहीं निकाल सकती, तो क्या हम वास्तव में खुद को एक सभ्य समाज कह सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। या हम सिर्फ एक ऐसे आदिम समाज का हिस्सा हैं जिसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं और अंग्रेजी बोलना सीख लिया है, लेकिन जिसकी बुनियाद आज भी इंसान से ज्यादा चीजों को अहमियत देती है? बिल्कुल सही। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ दीपिका या तुषा के परिवार का नहीं है, बल्कि ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो मानता है कि शिक्षा और पैसा हर बुराई का इलाज है। हाँ, हमें इस पर गहराई से सोचना होगा। इस दस्तावेज और सबूतों के गहन विश्लेषण वाले डीप डाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।